नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुधा कथायन, जहां हम कहानियां नहीं सोच बदलने वाली बातें करते हैं। आज हम एक बहुत खास सवाल के साथ आए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान बुद्ध आज होते तो शायद उन्हें इतिहास का सबसे गहरा वैज्ञानिक माना जाता? क्या वाकई ध्यान, चेतना और आत्मनिरीक्षण सिर्फ आध्यात्मिक बातें हैं या इनमें छुपा है विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य? क्या विज्ञान सिर्फ बाहर की दुनिया को समझने का माध्यम है या फिर असली विज्ञान अपने भीतर झांकने से शुरू होता है? अगर ये सवाल आपके दिल को भी छूते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम मिलकर खोजेंगे बुधा द साइंटिस्ट पार्ट 2 की अनकही गहराइयां। 2500 साल पहले जब दुनिया पत्थरों और अनगिनत देवी देवताओं के बीच उलझी थी, तब एक युवक ने सवाल किया था, मैं कौन हूं, ये दुख क्यों है और क्या इसका कोई रास्ता है? वो युवक कोई किताबों से भरा हुआ वैज्ञानिक नहीं था, ना ही उसके पास कोई प्रयोगशाला थी, ना कोई आधुनिक उपकरण, लेकिन उसके पास था सबसे शक्तिशाली प्रयोगशाला, उसका स्वयं का मन। जब बुद्ध ने ध्यान की आंखों से अपने भीतर झांका तो उन्होंने देखा कि मानव दुख का मूल बाहर नहीं बल्कि भीतर के अज्ञान में है। उन्होंने खुद को प्रयोग का विषय बनाया, अपने विचारों को परखा, अपने भावनाओं को डिसेक्ट किया, अपने संस्कारों को टूटते बनते देखा। जहां बाहरी विज्ञान मॉलिक्यूल्स और एटम्स के पीछे भाग रहा था, बुद्ध चेतना के अनदेखे कणों को खोज रहे थे। और जो निष्कर्ष उन्होंने पाए, आज न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और बायोलॉजी तीनों उनके पीछे चलते नजर आते हैं। बुद्ध ने कहा था, ध्यान वह विधि है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के विज्ञान से जोड़ती है। आज हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसी संस्थाएं यही सिद्ध कर रही हैं कि माइंडफुलनेस और सेल्फ ऑब्जर्वेशन से न सिर्फ दिमाग बदलता है बल्कि इंसान का पूरा जीवन पुनर्निर्मित हो सकता है। अब सवाल उठता है, क्या भगवान बुद्ध केवल एक धार्मिक नेता थे या फिर वह उस चेतना के वैज्ञानिक थे जिसे आज की दुनिया अभी भी समझने की कोशिश कर रही है? जब बुद्ध ने चेतना के इस महासागर में उतरने का निर्णय लिया तो वह किसी पुराने ज्ञान या धर्म ग्रंथ पर निर्भर नहीं थे। उन्होंने तय किया कि वे केवल वही स्वीकार करेंगे जो स्वयं अनुभव हो, स्वयं देखा हो। उनका तरीका था, ना विश्वास करो ना इनकार करो, बस स्वयं खोजो, स्वयं अनुभव करो। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जहां प्रयोग, अवलोकन और निष्पक्ष परिणाम को प्राथमिकता दी जाती है। बुद्ध का माइंड एक्सपेरिमेंट कैसे शुरू हुआ? बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की गति को देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कैसे एक विचार आता है, फिर चला जाता है, कैसे भावनाएं उठती हैं और फिर मिट जाती हैं, कैसे शरीर में हर पल परिवर्तन होता रहता है। यह वही था जिसे आज आधुनिक विज्ञान में ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरफियरेंस कहा जाता है, यानी बिना हस्तक्षेप किए केवल देखना। आज न्यूरोसाइंस मानता है कि जब हम अपनी भावनाओं और विचारों को बिना प्रतिक्रिया के देखते हैं तो मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क धीमा पड़ता है और हम अपने पुराने व्यवहारिक पैटर्न्स को बदलने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने इसे 2500 साल पहले ही खोज लिया था। बुद्ध और न्यूरोप्लास्टिसिटी का गहरा रिश्ता। बुद्ध ने कहा था, जैसे कुम्हार गीली मिट्टी से नए आकार बनाता है, वैसे ही मनुष्य अपने विचारों से अपना जीवन गढ़ता है। आज का विज्ञान बताता है कि हर विचार, हर भावना, हर ध्यान की प्रक्रिया दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनाती है। अच्छी आदतें मजबूत रास्ते बनाती हैं, बुरी आदतें तोड़ने वाले रास्ते बनाती हैं। यह पूरी प्रक्रिया आज न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन बुद्ध के लिए यह कोई शब्द नहीं था। यह एक जीवित, चलता फिरता सत्य था। इमोशंस का विज्ञान, गुस्से और मोह का एनालिसिस। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़ना जलती हुई अंगारे को पकड़ने जैसा है, जो पहले खुद को जलाता है फिर दूसरों को। आज की इमोशनल रेगुलेशन थेरेपी भी यही सिद्धांत दोहराती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्चर्स ने भी ये पाया है कि जो व्यक्ति अपने गुस्से को पहचानता है और उसे ऑब्जर्व करता है, उसकी एमिग्डाला, फियर एंड एंगर सेंटर श्रिंक होती है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, डिसीजन मेकिंग एरिया एक्टिव हो जाता है, यानी
क्रोध का अवलोकन केवल नैतिक शिक्षा नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल हीलिंग प्रोसेस है। ध्यान का प्रभाव शरीर पर बुद्ध ने साधना के माध्यम से दिखाया कि कैसे शरीर की संवेदनाएं, सेंसेशंस, दुख और सुख की जड़ है। कैसे बिना प्रतिक्रिया के केवल देखकर आप अपने दर्द को भी बदल सकते हैं। आज स्टैनफोर्ड और MIT की मेडिकल रिसर्च बताती है वाइपासना मेडिटेशन करने वालों में पेन थ्रेशोल्ड, दर्द सहन करने की क्षमता ज्यादा होती है। क्रॉनिक पेन वाले मरीजों में ध्यान से दर्द की तीव्रता 50% तक कम हो सकती है। यानी बुद्ध ने जो सिखाया वह मानसिक शांति ही नहीं, शारीरिक उपचार का भी एक वैज्ञानिक रास्ता था। बुद्ध और कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग, जब बुद्ध ने अनित्यता, इम्परमानेंस का सिद्धांत दिया तो वो केवल दर्शन नहीं दे रहे थे, वह चेतना के उस प्राकृतिक नियम को उजागर कर रहे थे। सब कुछ बदलता है, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। जो इसे देख सके वही दुख से मुक्त हो सकता है। आज कॉन्शियसनेस स्टडीज और क्वांटम साइंस भी यही कहते हैं, हर परमाणु, हर भावना, हर विचार निरंतर परिवर्तनशील है। रियलिटी कोई स्थायी चीज नहीं है बल्कि एक बहता हुआ अनुभव है। और बुद्ध ने इस बहाव को समझने के लिए ध्यान की वैज्ञानिक तकनीकें दी। बुद्ध का विज्ञान केवल सिद्धांतों में नहीं था, उन्होंने हमें जीने का विज्ञान सिखाया। कैसे अपने ही मन को समझकर अपने ही दुखों को काटा जा सकता है। अब सवाल है, क्या हम आज भी बुद्ध की इन वैज्ञानिक खोजों को बस आध्यात्मिक उपदेश समझते हैं, या हम इन्हें अपनी चेतना की प्रयोगशाला में उतारने को तैयार हैं? जब हम बुद्ध के सफर को ध्यान से देखते हैं तो समझ आता है कि वे केवल ध्यान सिखाने वाले साधु नहीं थे, वे मानव चेतना के पहले खोजी वैज्ञानिक थे। उनका लक्ष्य था कैसे मनुष्य खुद को समझकर अपने दुखों की जड़ों को काट सकता है। बुद्ध का विज्ञान बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर की गहराइयों से निकला था, और यह विज्ञान आज के आधुनिक न्यूरोसाइंस से कम नहीं है बल्कि कई जगह उससे आगे। तो बुद्ध ने चेतना का अंतिम विज्ञान क्या बताया था? स्वनिरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन ही मुक्ति का रास्ता है। अपने आप को देखो, अपने विचारों को पकड़ो, अपनी इच्छाओं को जानो। आज न्यूरोसाइंटिस्ट्स भी कहते हैं मेटाकॉग्निशन यानी खुद की सोच को देखना सबसे बड़ी मानसिक क्रांति का बीज है। जब हम अपने ही विचारों को ऑब्जर्वर मोड में देखते हैं तो हम रिएक्ट करना बंद कर देते हैं और समझदारी से रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। यही बुद्धा की विपासना साधना थी। देखो, महसूस करो पर प्रतिक्रिया मत दो। मनुष्य का दुख बाहर से नहीं, अंदर से आता है। बुद्ध ने कहा था, जैसे पहाड़ी से गिरते पत्थर को रोकना कठिन है, वैसे ही अनियंत्रित इच्छा दुख को जन्म देती है। आज बिहेवियरल साइकोलॉजी भी यही कहती है, हमारा दुख बाहरी चीजों से नहीं आता, हमारा दुख हमारे भीतर की अतृप्त इच्छाओं, असंतोष और कंपैरिजन से आता है। यानी अगर आप भीतर से संतुलित हो गए तो बाहरी दुनिया बदलने की जरूरत ही नहीं रहती। बुद्ध की ध्यान साधना आज भी न्यूरोसाइंस को हैरान करती है। जब हम गहरी ध्यानावस्था में जाते हैं, हमारा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क धीमा हो जाता है। यानी पुरानी यादें, भविष्य की चिंता, बार बार दोहराए जाने वाले विचार सब मंद पड़ जाते हैं। हम प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में आ जाते हैं। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और MIT की रिसर्च कहती है, डीप मेडिटेशन ब्रेन के यूएन एरियाज को डीएक्टिवेट करता है जो इंसान को दुखी करते हैं, चिंतित बनाते हैं और अतीत में फंसाए रखते हैं। बुद्ध ने इसी को अपने शब्दों में कहा था, न अतीत को पकड़ो, न भविष्य को घसीटो, जो वर्तमान है बस उसमें जागो। अब असली सवाल उठता है, आज जब विज्ञान खुद बुद्ध के रास्ते को सिद्ध कर रहा है, तो क्या हम भी उस मार्ग को अपनाने के लिए तैयार हैं, या हम फिर से नई नई रील्स, नए नए फोमो में उलझकर अपने सबसे बड़े सच से दूर भागते रहेंगे? अब कुछ जरूरी सवाल जो आपके दिल और दिमाग को टकराएंगे। क्या आपने कभी अपने मन को बिना प्रतिक्रिया दिए बस देखा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुख बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर की गड़बड़ी से पैदा होता है? क्या आप सच में अपनी चेतना को खोजने के लिए तैयार हैं, बिना जादू, बिना डर, बिना धर्म के लेबल के?
क्या हम सच में विज्ञान और साधना को एक साथ जी सकते हैं? भाइयों और बहनों, अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, अगर आपको भी लगता है कि बुद्धा सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति नहीं बल्कि इंसान की चेतना का सबसे बड़ा वैज्ञानिक थे, तो आज ही इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं, क्या आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला? क्या आपको हमारे वीडियो में कोई कमी महसूस होती है जिसे हम सुधार सकते हैं? और सबसे जरूरी, क्या आप चाहते हैं कि हम इस विषय पर पार्ट 3 भी बनाएं? अगर हां, तो कमेंट में जरूर लिखिए यस आई वांट पार्ट 3, या फिर बुद्ध और विज्ञान पर और गहराई से जानना चाहता हूं। साथ ही अगर आपके मन में कोई नई टॉपिक या सवाल है जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो भी हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। तार्किक बनो, सजग रहो और विश्वास रखो, क्योंकि असली परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां सोचने की हिम्मत होती है। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।